किसी भी टीचिंग ज्ञान में सबसे आसान और सबसे बेहतरीन पार्ट होता है अपठित गद्यांश, जो कि आसानी से पूरे के पूरे नंबर दे सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कम टाइम की वजह से या फिर पैराग्राफ बड़ा होने की वजह से ये छूट जाता है। तो इसी के उद्देश्य से हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओकेसीओन पे। आज वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग अपठित गद्यांश, जिसमें एक 15 क्वेश्चन साथ ही एक अपठित गद्यांश भी कंप्लीट करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन यानी टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। और ये मध्य प्रदेश के पिछले सालों के पेपर है, तो हम लोगों को एक बेसिक आइडिया भी प्राप्त होगा किस प्रकार से ये क्वेश्चन को पैराग्राफ को देते हैं और क्वेश्चन उसमें रखे जाते हैं। पहले ये आपका एक पद्यांश दिखाई दे रहा है ऊपर, और एक पद्यांश लगभग इसमें 15 क्वेश्चन है। पद्यांश एक है, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे, उससे पहले इस पद्यांश को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसका किसके बारे में दिया गया है। तो मैंने इसको एक बार पढ़ा है, मैं इसका मीन बता देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद पढ़ता हूँ, तो आप लोग देखिएगा। देखो, इसमें एक गायक और उसके साथ एक उसके जो शिष्य होते हैं उसके बारे में, उसके संबंधों के बारे में मार्मिक वर्णन किया गया है इस पद्यांश में। तो चलो देख लेते हैं पहले कि इस पद्यांश को एक बार पढ़ के कि किस प्रकार की चीजें दी गई हैं, जिसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, पद्यांश स्टार्ट होता है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। ये मुख्य गायक और एक उसके शिष्य के बारे में बात यहाँ पे कवि कर रहा है। या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। संगतकार मतलब शिष्य, जो उसके साथ गायक में साथ देता है। ठीक है। जैसा समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा उसका साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बढ़ाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, यानी उसके शिष्य का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ये टोटल पैराग्राफ था, जो कि एक कवि और उसके शिष्य के बारे में बात कर रहे हैं कवि यहाँ पे। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार इस स्थाई को संभाले रखता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बनाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा ये आपका पद्यांश कंप्लीट हुआ। अब इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि इसी से संबंधित है। पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई अस्त होता हुआ। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई डॉट डॉट अस्त होता हुआ, इस पंक्ति में कौन सा शब्द नहीं है। तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा साथ छोड़ती हुई अस्त होता हुआ। अगर इस पैराग्राफ के बेस पे इसका आंसर देखो उत्साह दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं पैराग्राफ में कहाँ पे है क्या। ये देखो इस पैराग्राफ में यहाँ पे, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। ये देखो यहाँ पे उत्साह दिया हुआ है, उत्साह अस्त होता हुआ। ये लाइन यहाँ पे कवि ने उठाया था, तो यही पूछा है यहाँ पे उत्साह के बारे में, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पैराग्राफ सेम है, क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से है। वह पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का क्या हो सकता है? तो कोई संगीतकार, कोई रिश्तेदार, या कला प्रेमी, या कलाकार। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कोई रिश्तेदार। ये पैराग्राफ में कहाँ पे था देखो, ये पैराग्राफ में यहाँ पे दिया था, पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। ये लाइन यहाँ पे उठा के इन्होंने पूछा था। तो देखो डायरेक्टली पूछ रहे हैं पद्यांश में भी। कई बार जो कि आपके सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट कई बार मीनिंग से पूछते हैं, जबकि इन्होंने सीधे सीधे पूछ रखा है यहाँ पे एमपी टेट वाले। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा कोई रिश्तेदार, यानी सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की चलते हैं। ये भी सेम पैराग्राफ है, क्वेश्चन इसके डिफरेंस है। देखो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, स्थाई को गाते हुए वह जैसे समेटता है, मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ डॉट डॉट। तो सामान, परिणाम, सम्मान, या अभिमान, इन चारों में से इसका आंसर हो जाएगा स्थाई को गाते हुए वह जैसे समेटता है, मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। इसका पैराग्राफ में कहाँ पे दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो ये लाइन दिया हुआ है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। सीधे डायरेक्टली पूछा है, तो अगर हम लोग पैराग्राफ को आसानी से पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मुख्य गायक को क्या बांधता संगतकार कहीं से चला आता है, साज, कपड़े, ढांढस, या सामान। तो इसका आंसर हो जाएगा ढांढस। ठीक है, अब ये पैराग्राफ में कहा दिया है, मुख्य गायक को क्या बंधाता संगतकार कहीं से चला आता है, तो ढांढस। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। ये रहा उसके संगतकार, जो कि गायक के साथ जो उसका शिष्य है उसके बारे में बात बता रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, पैराग्राफ सेम है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज कब से मिलाता आया है, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज कब से मिलाता आया है। ऑप्शंस क्या दिए हैं, प्राचीन काल से, मध्यकाल से, आधुनिक काल से, या समारोह की शुरुआत से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन काल से। पैराग्राफ में देख लेते हैं ये कहाँ पे पूछा था। तो इसका यहाँ पे देखो, ये पैराग्राफ के सबसे ऊपर के ये तीसरी चौथी लाइन में है, वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। तो ये उसके संगतकार के बारे में बताया जा रहा है कि वह अपनी गूंज मिलाता आया है कब से, प्राचीन काल से। तो ये आपके पैराग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्राचीन काल से। ठीक है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्य गायक की कैसी आवाज के साथ संगतकार की आवाज दब जाती है। तो जो उसके गायक का संगतकार है, तो मुख्य गायक की कैसी आवाज के साथ उस संगतकार की आवाज दब जाती है, मधुर, लयपूर्ण, पंचम, या चट्टान जैसी भारी। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चट्टान जैसी भारी। ठीक है, 4 ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं इसको पैराग्राफ में कहाँ दिया हुआ है। तो ये सबसे ऊपर ही दिया हुआ है देखो, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपका ये रहा, भारी स्वर का साथ देती है, यानी चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती है। तो इस तरह से ये पहले ही
सबसे ऊपर से पूछा था, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, यानी बीच में इन्होंने रखा है, सबसे ऊपर को 6वें क्वेश्चन में पूछ रखा है इन्होंने। तो ऐसे उल्टा उल्टा पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 7। इसमें क्या पूछा है, संगत कार के माध्यम से कब किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है। तो संगत कार यानी उसके शिष्य के माध्यम से कभी जो है किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है। तो ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं, पहला साथ गाने वाले की ओर, या फिर नेपथ्य में रहकर परिश्रम करने वाले की ओर, या फिर सी मंच संचालकों की ओर, या डी बजाने वालों की ओर। तो इसका जो मीनिंग है देखो, डायरेक्ट पैराग्राफ में दिया नहीं है, इसको अपने से ढूंढना पड़ेगा, या उसकी मीनिंग्स को समझ करके। तो इसका जो आंसर है, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा पैराग्राफ, इसका आंसर देख लो क्या है। तो जो संगत कार के माध्यम से कब किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है, तो नेपथ्य में रहकर परिश्रम करने वाले की ओर। क्योंकि यह पूरा पैराग्राफ एक शिष्य और गुरु के बारे में दिया हुआ है, और उसी के बारे में यह कवि चर्चा करता है इस पैराग्राफ में। तो हम लोग यहाँ पे उसके इस तरह से मीनिंग को देख करके आंसर को टिक करेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं इन पैराग्राफों में, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे, इसमें क्या दिया हुआ है, गायक अपने ही सरगम को लांग कर भटकता हुआ कहाँ चला जाता है। गायक यानी जब गायक गाने को गाता है, तो वह अपने ही सरगम यानी एक लय ताल में अपने ही कब खो जाता है, कहाँ खो जाता है, तो एक अनहद में, सुर से अलग, मंच से बाहर, या धुन से अलग। इन चारों में से ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा एक अनहद में। ठीक है, यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको पैराग्राफ में देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये रहा पैराग्राफ में, अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। ये आपका क्वेश्चन था। तो डायरेक्टली इसको पूछा था पिछले क्वेश्चन में, इसके मीनिंग को पूछा था इसके पैराग्राफ के माध्यम से। तो ऐसे दोनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। जब गायक अंतरे की जटिल तानों और आलापों में खो जाता है, तो संगतकार किसको संभाले रहता है। यानी जो मुख्य गायक होता है, जटिल तानों और आलापों में जब खो जाता है, तो उसका संगतकार यानी उसका शिष्य किसको संभाले रहता है, स्थाई को, तबले को, सरगम को, अंतरे को। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से हम लोगों ने आंसर देखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, स्थाई को। ठीक है, स्थाई को। अब पैराग्राफ में देख लेते हैं ये कहाँ पे दिया हुआ है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार यानी उसका शिष्य ही स्थाई को संभाले रहता है, स्थाई को संभाले रहता है। ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, किसको संभाले रहता है, स्थाई को। जब गायक अंतरे की जटिल तानों और आलापों में खो जाता है, तो संगतकार किसको संभाले रहता है, स्थाई को। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। पद्यांश का ये 10वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, गायन के समय मुख्य गायक सुर में कौन अपना सुर मिलाता है। गायन के समय मुख्य गायक सुर में कौन अपना सुर मिलाता है, तो सारंगी वादक, वायलिन वादक, तबला वादक, या संगतकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगतकार, उसका साथी, उसका शिष्य। ठीक है, जो उसको नौसिखिया होता है, सीखने हुए। इसको पैराग्राफ में देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बढ़ाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, अनजाने ही उसका साथ दे देता है। क्यों, क्योंकि वह एक उसका शिष्य है, और दोनों मिलकर महफिल में गाना को गा रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा था क्या था, गायन के समय मुख्य गायक सुर में कौन अपना सुर मिलाता है, तो संगतकार यानी उसका साथी, शिष्य। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, बस इस पैराग्राफ के एक बार मीनिंग को पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली बेस पे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस पैराग्राफ के अर्थ के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि आपका 6 नंबर या 7 नंबर क्वेश्चन था, पीछे वीडियो को देख सकते हो, या फिर मैंने बताया भी है। गायक किसकी जटिल तानों में खो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, गायक किसकी जटिल तानों में खो जाता है, अंत की, मुखड़े की, मतले की, या अंतरे की। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम लोगों को इसका आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा अंतरे की, यानी गायक किसकी जटिल तानों में खो जाता है। इसको हम लोग बेसिकली देख सकें कि अगर गायक के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानकारी है, तो इसके पैराग्राफ पढ़ने के ना पढ़ें तब भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे में गलत होने के चांसेस थोड़ा बहुत होते हैं, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। पैराग्राफ को पढ़ ही लो। देख लेते हैं इसको पैराग्राफ में कहाँ पे दिया हुआ है। ये पैराग्राफ में यहाँ दिया हुआ है सबसे ऊपर ही,
गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यही पूछा है। कहाँ खो जाता है? जटिल तानों में खो जाता है, किसके? अंतरे की। ठीक है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों में के जंगल में खो जाता है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कभी कभी वह यूं ही क्या बताने के लिए दे देता है उसका साथ। तो ऑप्शंस क्या है कि वह भी ठीक गाता है, कि वह अकेला नहीं है, कि वह वादक है, कि वह सुर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह अकेला नहीं है, जो उसका संगतकार है। कभी कभी वह यूं ही क्या बताने के लिए दे देता है उसका साथ, कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ उसका शिष्य भी है, मैं भी हूँ ऐसा। इसका पैराग्राफ में कहाँ पे दिया हुआ है? ये रहा। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। इस तरह से ये पैराग्राफ में डायरेक्टली पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या पूछा है? संगतकार मुख्य गायक को बचपन के अतिरिक्त और क्या याद दिलाता है? जो उसका संगतकार है गायक का, मुख्य गायक को बचपन के अतिरिक्त और क्या याद दिलाता है? तो ऑप्शन पहला, वे दिन जब वह नौसिखिया था, या फिर ऑप्शन सेकेंड, इनमें से कोई नहीं, या जब बाजा बजाता था, या जब वह खेलता था। तो इसका आंसर हो जाएगा वे दिन जब वे नौसिखिया था, यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं पैराग्राफ में कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये आपका यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन उठाया था इसको। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या पूछा है? अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे क्या नहीं समझा जाना चाहिए? उसका लड़कपन, उसका नौसिखियापन, उसका बांकपन, या फिर उसकी विफलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसकी विफलता नहीं समझा जाना चाहिए। ये आपके सबसे लास्ट में ही दिया हुआ है। या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे उसकी विफलता नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नहीं समझा जाना चाहिए? तो उसकी विफलता नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि उसकी मनुष्यता को समझा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये आपका 15 क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न है, कवि के मुताबिक संगतकार की आवाज में मौजूद हिचक को क्या समझा जाना चाहिए? कवि के मुताबिक इस पैराग्राफ के माध्यम से हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। उसकी मनुष्यता, उसकी परिपक्वता, उसकी विफलता, या फिर उसकी सफलता। तो कवि के मुताबिक संगतकार की आवाज को, उसकी हिचक को क्या समझा जाना चाहिए? उसकी मनुष्यता, कि वह कवि को टोकता नहीं है। यहाँ पे देखो, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ये यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जो कि आपके पद्यांश के बेस पे 15 क्वेश्चन थे। और लगभग सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बेस पे अपने पूछा था इस पैराग्राफ से। आपने देखा ये देखो अधिकतर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा मिला है जो कि पैराग्राफ से नहीं पूछा था, वो आपको डायरेक्टली पूछ लिया था उसके मीनिंग से। तो इस तरह से हम लोगों को पैराग्राफ करना होता है। इसमें काफ़ी आसान होते हैं, पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं अगर हम लोग एक बार पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें तो। ठीक है, इस तरह से ये हम लोगों का पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग गद्यांश के 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका गद्यांश है क्वेश्चन नंबर 16 से। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। तो इसका हम मीनिंग बता देते हैं आपको। सबसे पहले, ये कीचड़ की महत्वता पर कवि ने बात किया है, यानी कीचड़ के हर एक प्रकार से कहाँ पे क्या कैसे होता है, तो उसको इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने बताया है। उसी में बेस्ट क्वेश्चन है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी। उस दिशा में लाल रंग ने तो कमाल ही कर दिया था, परंतु बहुत ही थोड़े से समय के लिए स्वयं पूर्व दिशा ही जहाँ पूरी रंगी न हुई हो, वहाँ उत्तर दिशा कर करके भी नखरे कर सकती। देखते देखते वहाँ के बादल श्वेत ऊनी जैसे हो गए और यथाक्रम दिन का आरंभ हो गया।
ये कवि वर्णन कर रहा है आज सुबह के बारे में, सुबह की शोभा किस प्रकार से है उसका वर्णन कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है। कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले होते हैं, अपने शरीर पर कीचड़ उड़े या किसी को अच्छा नहीं लगता, और इसलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। यह सब यथार्थ है, किंतु जब तटस्थता से सोचें तो हम देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम सौंदर्य नहीं है। अब यहाँ पे कीचड़ की कवि विशेषता भी बताने जा रहा है। पहले तो यह कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है, ठीक है। पुस्तक के गत्तों पर, घर की दीवारों पर, अथवा शरीर पर के कीमती कपड़ों के लिए हम सब कीचड़ के जैसे रंग पसंद करते हैं। यानी यहाँ पे कीचड़ की विशेषता बता रहा है, कीचड़ के रंगों की। कलाभिज्ञ यानी जानकार लोगों को भट्ठी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग पसंद है, बहुत पसंद है। फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एकाध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वार्णपूर्ण कहकर विज्ञ यानी जानकार विद्वान लोग खुश होकर हो जाते हैं। पर लोग कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है। पर यह कीचड़ में यहाँ पे एक तरह से व्यंग्यात्मक चीजों को बताया है, उसकी विशेषताएं, उसके गुण। अब अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। नदी के किनारे जब कीचड़ सूखकर उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर दिखते हैं। ज्यादा गर्मी से जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ जाती हैं तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिख पड़ते हैं। नदी किनारों मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक साथ फैला हुआ होता है तब वह दृश्य कुछ कम खूबसूरत नहीं होता है। इस कीचड़ का पृष्ठभाग कुछ सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं। यहाँ पे कीचड़ पे जो क्रियाकलाप पक्षी कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कवि। तब 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे, ऐसे उनके पदचिन्ह मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कानवा ले जाने की इच्छा हमें होती है। फिर जब कीचड़ ज्यादा सूखकर जमीन ठोस हो जाए तब गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरे इत्यादि के पदचिन्ह उस पर अंकित होते हैं और उसकी शोभा और ही है। और फिर जब 2 मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं तब नदी किनारे अंकित पदचिन्ह और सींगों के चिन्हों से मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस कर्दम लेख में लिखा हो ऐसा भास होता है। कीचड़ देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे, और इतने से तृप्त ना हो तो सीधे खंभात की खाड़ी में पहुंचना चाहिए। खंभात की खाड़ी जो कि कीचड़ों से शुरुआत में कीचड़ हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कवि ने कीचड़ के बारे में बात किया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ भी सकते हो अगर नहीं समझ में आया है तो। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखते हैं इसमें इस पैराग्राफ के बेस पे क्या क्वेश्चंस इन्होंने पूछ रखा है, और यही हम लोगों का मेन उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस अंत में हम लोगों को करने होते हैं। इसका मीनिंग हम लोग समझे कि कवि ने कीचड़ के बारे में यहाँ पे बहुत सारी बातें की है, कीचड़ की विशेषताएं, कीचड़ की बुराइयां, कीचड़ की महत्वता सबको बताया है। क्वेश्चंस देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सूखे हुए कीचड़ कैसे दिख पड़ते हैं। सूखे हुए कीचड़ कैसे दिख पड़ते हैं, इस पैराग्राफ के माध्यम से हम लोगों को देखना है। ऑप्शन दिया हुआ है सोना जैसे, खोपरे जैसे, कोयला जैसे या मिट्टी जैसे। इसका जो आंसर हो जाएगा खोपरे जैसे, ठीक है। अब इसको पैराग्राफ में देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। देखो, तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिख पड़ते हैं नदी किनारे मीलों, यानी ज्यादा गर्मी से तब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं, तब सुखाए हुए खोपरों जैसे दिख पड़ते हैं। ये यहाँ पे पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे आंसर सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं 17। पैराग्राफ सेम टू सेम है, क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। देखते देखते बादल कैसे हो गए, श्वेत पूनी जैसे काले हो गए, बरसने लगे या इंद्रधनुषी हो गए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा श्वेत पूनी जैसे हो गए, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसको देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ, तो ये रहा, देखते देखते वहां के बादल
श्वेत ऊनी जैसे हो गए। यानी डायरेक्टली देखो पैराग्राफ में यहाँ से पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 18, मदमस्त पाड़े किसको रौंदते हैं? चुअर को, भैंस को, पाड़े को या कीचड़ को? तो इस पैराग्राफ के माध्यम से बताना था। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें इस पैराग्राफ में कीचड़ के बारे में बात की है। यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है, फिर जब दो मदमस्त पाड़े अपनी सींगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं। तो मदमस्त पाड़े किसको रौंद रहे हैं? कीचड़ को, पैराग्राफ के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यहाँ पे। आज क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किस कुल के युद्ध का इतिहास दिखाई देता है? महिष कुल, रघुकुल, कौरव कुल, पांडव कुल? देखो इस पैराग्राफ में इसका आंसर क्या दिया हुआ है? तो महिष कुल। कहाँ पे दिया हुआ है? ये देखो यहाँ पे अंकित पद चिन्हों और सींगों के चिन्हों से मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस कर्दम लेख में लिखा हो ऐसा भास होता है। जब कीचड़ में दो मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं, तब नदी किनारे अंकित पद चिन्हों और सींगों से चिन्हों के से मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस कर्दम लेख में लिखा हुआ ऐसा भास होता है। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली पूछा था। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कलाभिज्ञ लोगों को भट्ठी में पकाए हुए बर्तनों के लिए कौन सा रंग पसंद आता है? जो हमारे कलाभिज्ञ विद्वान लोग हैं, तो भट्ठी के यहाँ पे कीचड़ की विशेषता के क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हल्का आसमानी, लाल रंग, पीला रंग, कीचड़ का रंग। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीचड़ का रंग। ठीक है, तो अब ये दिया क्या हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, कलाभिज्ञ लोगों को भट्ठी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग बहुत पसंद है। ठीक है, यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 21, कीचड़ देखना हो तो किन नदियों के किनारे पहुंचना चाहिए? पैराग्राफ के माध्यम से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुना और कावेरी, नर्मदा और गोदावरी, महानदी और सतलुज। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा और सिंध। कहाँ पे दिया हुआ है? ये देखो, कीचड़ देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंध के किनारे, और अगर इतने से अगर तृप्त ना हो तो सीधे आप खंभात की खाड़ी पहुंच जाइए, जहाँ पे ये दोनों नदियां मिल रही हैं। 21 का आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उत्तर दिशा क्या कर सकती थी? उत्तर दिशा क्या कर सकती थी? रंग बदलना, उपयुक्त सभी, नखरे, कीचड़ पैदा करना। उसका आंसर क्या हो जाएगा? नखरे। अब इसको देख लेते हैं पैराग्राफ में कहाँ दिया हुआ है। इसको पैराग्राफ में ये ऊपर दिया हुआ है सबसे। स्वयं पूर्व दिशा ही जहाँ पूरी रंगी न हुई हो, न गई हो, वहां उत्तर दिशा कर करके भी कितने नखरे कर सकती। ठीक है, तो ये यहाँ से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। विज्ञ लोग क्या कहकर खुश खुश हो जाते हैं? जो विद्वान लोग हैं, विज्ञ लोग क्या कह करके खुश होते हैं? तो वार्मटोन, रंग रोगन, अति सुंदर या प्राकृतिक रंग। तो इसका आंसर हो जाएगा वार्मटोन। कहाँ पे दिया हुआ है? ये देखो, एकाध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वार्मटोन कहकर विज्ञ लोग खुश खुश हो जाते हैं। यहाँ से पूछ लिया था सीधे। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास कहाँ लिखे होने का भास होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिलालेख, करदम लेख, मर्दन लेख या फिर सांस्कृतिक लेख। तो इसका आंसर हो जाएगा करदम लेख। जब दोनों पांडे लड़ते हैं, यहाँ पे देखो, भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास इसी करदम लेख में लिखा हो ऐसा भास होता है। कीचड़ों में जब वो कई सारे जानवरों का वो पद चिन्ह जो बना होता है, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। चिड़ियों के पद चिन्ह कहाँ के रास्ते की तरह दिखते हैं? दक्षिण एशिया के, नदी के, जंगल के, मध्य एशिया के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य एशिया के। मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कानवा ले जाने की इच्छा हमें होती है। ये यहाँ से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26, कीचड़ के लिए क्या नहीं होती? खुशी, सहानुभूति, स्नेह। तो उसका आंसर होगा सहानुभूति।
दिया कहाँ है यहाँ पे, यह किसी को अच्छा नहीं लगता और इसलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कीचड़ का पृष्ठभाग सूखने पर कौन से पक्षी उस पर चलते हैं? कीचड़ का पृष्ठभाग सूखने पर उस पर कौन से पक्षी चलते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा बगुले। कहाँ पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, इस कीचड़ का पृष्ठभाग कुछ सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कितने नाखून आगे और क्या पीछे करके पदचिन्ह बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे। सी ऑप्शन। दिया कहाँ पे है? ये रहा, तब 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे, ऐसे उनके पदचिन्ह मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख, इसी रास्ते अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। क्वेश्चन नंबर 29, हम किस किस चीज का वर्णन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश, पृथ्वी और जलाशय का वर्णन करते हैं। कहाँ पे दिया हुआ है? तो ये रहा, हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरे इत्यादि के पदचिन्ह कहाँ अंकित होते हैं? घास के मैदान में, खेत में, सूखे हुए कीचड़ पे या फिर कहीं नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सूखे हुए कीचड़ पे। दिया कहाँ पे है? फिर जब कीचड़ ज्यादा सूख कर जमीन ठोस हो जाए तब गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरे इत्यादि के पदचिन्ह उस पर अंकित होते हैं। यहाँ से हम लोगों को मिला ये आंसर। इस तरह से हमने देखा यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चंस, आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आपके गद्यांश के पूरे हुए। और इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन ये टोटल 30 क्वेश्चन और 2 पैराग्राफ के माध्यम से, यानी एक पद्यांश था आपका और एक गद्यांश था। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जितने भी आपके दोस्त या किसी भी टीचर की तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा।